फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे था, मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा जो ईस्ट इंडिया के लिए जो अधिनियम बनाए जाते थे शासन करने हेतु। अब क्या है कि 1858 के बाद ब्रिटिश शासन के शासनाधीन चला गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में भारत चला गया। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, इसके पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय रूल कर रही थी उस समय गवर्नर जनरल बोला जाता था, अब उसी गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जा रहा है। ठीक है, जो लोग ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, जो क्या बन गया, वायसराय ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया। लॉर्ड कैनिंग वो फर्स्ट पर्सन थे जो प्रथम वायसराय बने। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, मतलब भारत के राज्य सचिव, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। मतलब भारतीय प्रशासन की सारी शक्ति किसमें निहित थी, उसको भारत के राज्य सचिव बोला गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। आगे इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसका नोट्स है वो बाद में भी पढ़ लिया जाएगा, पहले प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न कोश, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषद के कार्यों की वृद्धि की। इस कार्यों में क्या वृद्धि की? बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। मतलब प्रश्न जब ही पूछा जा सकता है, बहस जब ही होगी, 6 दिन की पूर्व नोटिस दे दीजिए, फिर कार्यपालिका से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परंतु पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। किसकी की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है उसी तरीके से भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें किसके द्वारा की गई? उसमें वो है नहीं। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो इसमें 1935 है नहीं, इसी के कारण विकल्प डी ही सही है। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया तो इसमें 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना। देखिए 1935 में क्या क्या चीज़ें थी? केंद्र में द्वैध शासन, नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त। डुअल गवर्नमेंट में क्या होता था कि चीज़ें बटी हुई थी, कुछ कार्य जो थे आरक्षित थे, रिजर्व थे, और कुछ कार्य जो थे ट्रांसफर्ड थे। तो जो रिजर्व रहते थे वो जनरली गवर्नर के पास रहते थे। ठीक है, वायसराय जिसे बाद में बोला जाने लगा। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने के, प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 में अधिनियम द्वारा किया गया था। मतलब प्रांतों में अगर पूछा जाएगा कि द्वैध शासन कब हुआ था उपबंध, तो 1919 में हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत सभी विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मतलब हस्तांतरित विषय, मतलब जिसको दूसरे को दिया जा सके। ठीक है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो आइए चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना, ये तो शायद 1909 से ही हो गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। चलिए इसमें सी देखते हैं, 1 और 3 सही है। ठीक है, ये 1909 में ही हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1909 जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम
कि भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। तो कौन है? मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसको पारित किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में ड्यूअल गवर्नमेंट शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। जैसा कि केंद्र में अब हो रहा है 1935 के अधिनियम में। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर के पास रह गए, उसका कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति मंत्रियों, मतलब प्रांतीय विधायिका में जो मंत्री थे उनको सौंपा गया हस्तांतरित विषय। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। मतलब 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ, जिसमें संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की बात है तो 1909 है, ये मार्लियामेंटो है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वाले नहीं है। तो 1919 अधिनियम में ही कर दिया। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसमें क्या हुआ, अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा सिखों को, यूरोपियों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई, जिससे 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया, विस्तारित और भी उसका विस्तार किया गया और स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब भारतीय विधान पालिका कब द्विसदनीय बनाई गई, इसमें यह देख लिया 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को क्या बोला जा रहा है? राज्य परिषद। इसकी प्रथम अवधि से बैठक से 5 वर्ष का समय कार्यकाल इसका होता था, ऊपरी सदन जिसे राज्य परिषद बोला जा रहा है। इस अधिनियम के तहत 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत धारा 18 में क्या था कि इसमें 60 सदस्य होंगे, जिसमें 20 सदस्य सरकारी होंगे। ठीक है, निचली सदन जिसे बोला जाता है तो केंद्रीय विधानसभा, प्रथम इस अवधि से 3 वर्ष होंगे, तो ऊपरी सदन 5 वर्ष, निचले सदन 3 वर्ष। अब इसमें देखिए धारा 19 के तहत बोला गया कि इसमें निचले सदन में कितने 140 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें 100 सदस्य को ये माना गया कि निर्वाचित होंगे और 40 सदस्य मनोनीत होंगे, मतलब चुने जाएंगे। ठीक है, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी होंगे। ऊपरी वाले सदन में 20 सरकारी थे, इसमें 26 सरकारी। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित और 27 मनोनीत, मतलब वो 20 तो उसी 60 में से होंगे, लेकिन इसमें 33 कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, तथा 27 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की पहले क्या था? 140 था, बाद में इसे 143 किया गया, जिसमें 102 निर्वाचित होने वाले हैं और 41 क्या है? मनोनीत होने वाले हैं। फिर आगे इसे बढ़ा के 145 कर दिया गया, जिसमें 104 निर्वाचित होंगे, 41 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक, मतलब ऊपरी सदन और निचली सदन में से बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में जिसे किया जाता था उसमें एक निर्वाचित सदस्य बरार के भी थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। गवर्नर जनरल उन्हें क्या करता था? मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल किया गया है। तो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों में ये आ जा रहे हैं, लेकिन अनेक जगहों पर उसे निर्वाचित बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। देखिए इसमें ये सभी है, यही गलत है। ठीक है, महिलाओं को तो अधिकार मिला था लेकिन सभी को नहीं मिला था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं, तो इसमें बी है, केवल 2 सही है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत जो 1919 है भारत सरकार अधिनियम 1919 में महिलाओं को मताधिकार तो प्रदान किया गया, परंतु सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, ये वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, ये कुछ ही महिलाओं को ये अधिकार वोटिंग का राइट दिया गया 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में। ठीक है, 1965 भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया। कहाँ पे स्थान आरक्षित किया गया? विधानमंडल में। ठीक है, इस प्रकार कथन 2 सही है। आगे देख लेते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ पे देख लीजिए,
इसमें दोनों का भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय अधिकारियों से अधिक था, यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में कहाँ किया गया? लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। ठीक है, तो आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। ठीक है, तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगिता लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। तो 1854 में हुआ, 1855 से यहाँ पे क्या हुआ? परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। ठीक है, ICS के लिए। भारतीयों में लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती थी। अतः अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई। मतलब 1922 में इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के तहत ही 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हो गई। पहले इलाहाबाद में होती थी, बाद में दिल्ली में होने लगी। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक हो चुका था। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? ठीक है, देख लेते हैं इसे। सही उत्तर इसमें C है। ठीक है, प्रश्नगत वर्षों में 1926 और वर्ष 1945 केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो इसमें देख लेते हैं, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? तो इसमें C 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो 1935 ही मान लिया जाए इससे। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसमें देख लें, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखना है C 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता का यह सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। ठीक है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सारे अधिनियमों में सर्वाधिक विस्तृत था, सबसे बड़ा था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। मतलब कई चीज़ें इसमें थीं। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना था, संघीय न्यायपालिका था, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। 1935 संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, इसका मतलब संविधान को ही सर्वप्रमुख माना जा रहा है। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य समवर्ती सूची में भी विषयों का विभाजन किया गया। पहले क्या था? संघीय एंड राज्य में था, केंद्र और राज्य में था। अब क्या हुआ? संघीय राज्य एवं समवर्ती सूची में डाल दिया गया 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड वाला, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है। एक नए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासत, कौन कौन इसमें भारत संघ में मिलना था? इस संघ में, महासंघ में ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर के प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्राप्त की गई। ठीक है, तो ये हुआ नहीं, संघ की स्थापना नहीं हुई। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई, प्रदान कर दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता इसमें यह है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, तो ये 1935 ही है। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935।
में था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय व्यवस्था, तो 1935 ही है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई, तो गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, संघ स्थापित नहीं हुआ और उसमें सारी शक्तियाँ संघ की जो अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई, तो ये गवर्नर जनरल को दी गई। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, तो महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है उसमें क्या है, देश के लिए लिखित संविधान। बाकी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि एक संघ की योजना, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना, ये सब था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का टिप्स मिशन द्वारा किया गया। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख टिप्स मिशन द्वारा किया गया। अन्य 3 विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित हैं। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। आगे क्या है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। किसके द्वारा, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, तो इसमें ए है। ए क्या था, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। तो जान गए किस तरीके से स्रोत है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना, प्रांतों के द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल केंद्र में एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना करना। तो ये सब चीज़ें हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पे। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। चलिए एक न्यू टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में मिलते हैं। धन्यवाद।